हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। कल तक हमने पढ़ा था द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मॉडरेट फेस, और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों द एक्सट्रीमिस्ट फेस। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट फेस है वो शुरू हो जाता है 1892 से ही, आफ्टर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। जितने भी यंग नेशनलिस्ट लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं विद अ होप कि भैया 1890s में कुछ उनके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ जो डिमांड्स कांग्रेस ने रखे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो डिमांड्स पुट फोर्थ किए जा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनमें कुछ कंसेशंस हमको मिलेंगे, कुछ डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के पास होते ही जो है डिसइल्यूजन्ड हो गए जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, आर्य समाजिस्ट। यस, उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो आइडियोलॉजी उस समय इंडिया में प्रिवेल कर रही थी, ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस में जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो सब विद इन अ कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते थे और एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट करना चाहते थे। तो इसके साथ ही एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत होती है। एक्सट्रीमिज्म, और सिंपली वी कैन से दैट कि कुछ रिवॉल्यूशनरी टाइप के जो उनके आइडियोलॉजीज थे उनका वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत ये होती है। लेकिन ऑन द फोर फ्रंट या इन लाइमलाइट वी कैन से दैट, या फिर किसी भी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का 1905 में शुरू होता है, जब लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल जो वो अनाउंस करते हैं 1903 में, उसका डिक्लेरेशन 1905 में होता है, पार्टीशन इंप्लीमेंट होता है। मॉडरेट्स इसे जो है चेंज नहीं करा पाते, तब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो फोर फ्रंट पर आते हैं, आगे आते हैं, और इंडियन सीन में पहला एक मास मूवमेंट जो है वो लीड करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि एक्सट्रीमिज्म विद इन द कांग्रेस, कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स जो है डेवलप होना शुरू हुए, उनकी आइडियोलॉजी के बेस पर कुछ रिवॉल्यूशनरीज जो है ये डेवलप होना शुरू हुए ना। रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिज्म में अंतर सिर्फ इतना है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो विद इन द कांग्रेस थे, लेकिन जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो इंडिविजुअल सेल्फ हीरोइज्म के ऊपर वर्क करते थे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती, तो मैं अकेला जो है अपने नेशन को फ्री करने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ से अकेले ये कंट्रीब्यूशन होगा। तो वो फिर क्रांतिकारी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, या रिवॉल्यूशनरी, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ ये शुरू हो जाती हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है ये शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, द एक्सट्रीमिस्ट फेस, ये किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट को लीड करते हैं और इंडिया में किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं, ठीक है, उनकी शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों, ये पार्ट। वेल, तो ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमिस्ट फेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। विद इन द कांग्रेस एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसा मैंने आपको कहा कि वो रियलाइज करते हैं कि भैया जो मॉडरेट्स का जो मेथड है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी टेक्निक्स है, वो बिल्कुल भी फ्यूटाइल नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, उससे हमें कुछ भी चीज़ें गेन नहीं होने वाली। तो इन्हीं ग्रुप को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है। क्या? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप जो है कांग्रेस के अंदर ही रह करके वर्क करने में ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और इसकी सोचना है कि भैया हम विद इन द कांग्रेस इसको रह करके कांग्रेस को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले। हालांकि ये जो आइडियोलॉजी, जो ये डिफरेंसेस आइडियोलॉजी के अंदर आते हैं, उसके कारण 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। यस, अ वेरी फेमस, अ वेरी वेल नोन सूरत स्प्लिट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो उसमें ये स्प्लिट होता है ना। ये सूरत स्प्लिट जो है, यहाँ पर मॉडरेट्स जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर निकाल देते हैं इन द 1907। हम फर्दर लेक्चर्स में भी जानेंगे कि किस तरीके से ये स्प्लिट होता है, लेकिन भैया विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो है मासेस को जोड़ने की,
उनका ये कहना है कि भैया हमको मूवमेंट करना है, हम यहाँ पर प्रेयर्स पिटिशन या कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक तरीके से एक मूवमेंट, मास मूवमेंट रखेंगे, लोगों को पॉलिटिसाइज करेंगे, जो कांग्रेस का भी एम था जब कांग्रेस स्टैब्लिश की गई थी। हम उनको और स्पीडी तरीके से जो है एजुकेट करेंगे, पॉलिटिसाइज करेंगे और उनको मोबिलाइज करेंगे। हमारी जो ताकत होगी प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, दैट विल बी द मासेस, दैट विल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़। और देखा जाए तो जब मास नेशनलिज्म शुरू होता है इन द गांधीयन एरा 1917 के बाद से, तो ये मासेस ही जो है और यही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है विद पूरी कांग्रेस को कैप्चर कर चुके होते हैं। इसी आइडियोलॉजी से पूरी कांग्रेस जो है वो जो है कवर अप हो जाती है। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि मॉडरेट्स क्यों इतने मेडिकेंट थे, क्यों इतने लीनियंट थे, उनका वे ऑफ मेथड इतना माइल्ड क्यों था। भैया बच्चा, इट वॉज अ चाइल्ड, इस कांग्रेस वॉज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज, और वी कैन से दैट द इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रिटिश राज। तो भैया बच्चा था, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है भाई, तो थोड़ा सा विगर यूथ स्टेज में आ गया तो विगरस तो होगा ही होगा, है ना, उसके अंदर विगर, ब्रेवरी, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी ये होगी ही होगी। तो इसीलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये एक नया पेस आता है। ठीक है, एक नया पेस आता है। ठीक है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो बस पार्टीशन ऑफ बंगाल एजिटेशन से ही लाइमलाइट में आया। हालांकि ऐसा मतलब ये कहा जाता है, लेकिन मैंने जैसे कहा आपको कि 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद से ही, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद से ही कांग्रेस के अंदर ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने कांग्रेस को क्विट नहीं किया। क्या? इन लोगों ने कांग्रेस को क्विट नहीं किया। हमको पता है भाई कि बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, गणपति फेस्टिवल ये स्टार्ट किया, गणपति फेस्टिवल ये स्टार्ट किया 1893 की, और यहीं से शुरुआत है, यहीं से शुरुआत है भाई। हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू के हिसाब से कोई भी अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं, लॉर्ड गणेशा की हम लोग पूजा करते हैं। तो बीजी तिलक ने भी बिल्कुल यही किया, गणेश उत्सव ये जो है मनाना स्टार्ट किया, और अब से हर साल गणेश उत्सव बड़े पॉम्प एंड शो के साथ पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। 1896 में शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने स्टार्ट किया। ये शिवाजी, उन्होंने कहा कि शिवाजी जो है एक इंडिविजुअल थे और उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट में आर्म रेज किए ना। ये मैसेज था एक तरीके से ये मैसेज था यूथ को, यंग लीडर्स को, कि भैया इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन भी जो है वो कमज़ोर नहीं होता, वो वीक नहीं होता, बस सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए। तो आप इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उठिए और आगे बढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उठिए और आगे बढ़िए। हिस्टोरियंस ने कहा कि भैया जो फ्रस्ट्रेशन थी किसके अंदर, लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर, कि भैया जो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही। लगातार हम लोग पिटिशंस लिख रहे हैं, लगातार हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, लगातार हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोल रहे हैं कि भैया इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है, भैया आप ये एक्सप्लॉयटेशन कम करो, इंडियन इकोनॉमी को रीजनरेट करो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। एंड दे सेड दैट इट वाज द ओनली कॉज, इट वाज द ओनली कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ओनली नॉट प्राइमरी कॉज था, मेन रीजन वही था, मेन रीजन यही था। क्यों? क्योंकि सभी जानते थे कि भैया इंडियन इकोनॉमी के ही कारण पावर्टी, बस पावर्टी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, पावर्टी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़, तो इससे लोगों का जो सेंस था ब्रिटिश फेथ, ब्रिटिश सेंस के ऊपर जो फेथ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। भैया एक्सट्रीमिस्ट, मैंने क्या कहा आपको, वो सिर्फ पॉलिटिकल गोल और मेथड में जो एडॉप्शन था उसमें डिफर थे, अल्टीमेट एम वही था, मंजिल एक ही थी, लेकिन पहुंचने के रास्ते अलग अलग थे, पहुंचने के रास्ते अलग अलग थे। ठीक है ना, इनिशियल फेज में हमने ये भी देखा था कि जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कॉलोनियल फॉर्म में सेल्फ गवर्नमेंट को जो है अपना हाईएस्ट गोल बनाया। क्या बनाया? हाईएस्ट गोल बनाया। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, दैट इज द स्वराज। बोले इंडिया इज फॉर द इंडियंस, इंडिया इज फॉर द इंडियंस। ठीक है, और स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट,
और बीजी तिलक का ये फेमस स्लोगन है, हम सबको पता है, दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, पूरे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो एक ट्रियो था, बाल, पाल, लाल। ठीक है, बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पाल बोले तो विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और लाल बोले तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ना, ये तो ट्रियो था। ठीक है, लेकिन यहां पर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल गए जिनका नाम था अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर वॉज देयर। और अरविंदो घोष ही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी, यस, पैसिव रेजिस्टेंस की जो आइडियोलॉजी है वो प्रपाउंड करी। पैसिव रेजिस्टेंस, भैया अंग्रेजी में हमने पढ़ा ना, एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ना वो पीछे छुपा होता है। ठीक है, ये चीज़, तो यही से ये वर्ड पैसिव रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स रजिस्ट करना, रोकना, पैसिवली। भैया हम फोर फ्रंट में नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको रजिस्ट कर रहे हैं। तो यहीं से जो कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ बाइकॉट। यस भैया, द कंसेप्ट ऑफ बाइकॉट। बोले भैया हमारा इकोनॉमी को डिजेनरेट किया जा रहा है ना, हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ब्रिटिश जितने भी गुड्स हैं, ब्रिटिश क्लोथ्स, ब्रिटिश जितने भी गुड्स हैं वो सब इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, और यहीं से वो हमारे पैसे से ही उन गुड्स को, मतलब हमारे पैसे से वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को इंडिया में लाते हैं, डंप करते हैं, फिर हमसे पैसा ले जाते हैं, है ना ये चीज़। तो भैया उन ब्रिटिश गुड्स को ही बाइकआउट कर दो। और वो ब्रिटिश गुड्स जब मार्केट में सेल ही नहीं होंगे तो हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा, वहाँ तक जाएगा नहीं। इंस्टेड ऑफ दोज गुड्स स्विच टू द इंडियन गुड्स। तो एक तरीके से हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अपना रोक सकते हैं। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। मॉडरेट्स की जितनी भी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, या ये जितने भी कंसेप्ट थे, जब अरविंदो घोष ने प्रपाउंड करना शुरू किए तो एक पेपर था इंदु प्रकाश, एक पेपर था इंदु प्रकाश। उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये एक सीरीज थी आर्टिकल्स की। ये ध्यान रखिएगा भैया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना कॉपी में। एक सीरीज है ये आर्टिकल्स की जो कि इंदु प्रकाश नाम का जो पेपर है उसमें पब्लिश की जाती थी, उसमें पब्लिश करते थे। ये 1890s की बात है भैया, बिल्कुल 1890s की बात है। जो मॉडरेट, जो एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज़ थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज़ थे उनको भी तो प्रमोट करना था, उनको भी तो प्रमोट करना था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इन आइडियाज़ को डिसेमिनेट किया गया, इन आइडियाज़ को प्रमोट किया गया। ठीक है, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, गॉट इट, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। लाला लाजपत राय जो कि आर्य समाज से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, हिंदू रैशनलिज्म को जो है वो एक्सट्रीमिज्म के अंदर लेकर स्वराज को ऐसा गोल फिक्स किया। मैंने क्या कहा, पॉलिसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को बिलीव करते थे द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और उन्होंने ही ये जो है, ठीक है, इसको ये पब्लिश, इसको जो है ये दिया था। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम न्यूज़पेपर्स में भी सीरीज ऑफ फिलॉसफीज पैसिव रेजिस्टेंस की जो है 1907 में उन्होंने फिर से पब्लिश करी। ठीक है, ये चीज़, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ एक्सट्रीमिस्ट जो थे दे ऑल्सो प्रीच सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, वायलेंस दो बाद में आया, लेकिन इनिशियल फेज में उन्होंने वायलेंस कभी भी प्रीच नहीं किया, कभी भी नहीं प्रीच किया। उन्होंने कभी भी लॉज को डिसओबे करने की बात नहीं कही। उन्होंने कभी भी लॉज को, जितने भी कानून थे, जितने भी लॉ बनाए गए थे, उनको कभी भी बात करने की नहीं। उन्होंने सिंपल बोला कि हमको कोऑपरेशन नहीं करना। यस, नॉन कोऑपरेशन की जो आइडियोलॉजी थी, नॉन कोऑपरेशन की जो आइडियोलॉजी थी वो उन्होंने प्रमोट करना शुरू करी, वो उन्होंने प्रमोट करना शुरू करी। दे वर नॉट रिसोर्टेड टू द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, ये सिविल लॉ को उन्होंने डिसओबे कभी नहीं किया, पर हाँ नॉन कोऑपरेशन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उन्होंने यही चीज़ सजेस्ट किया, मीन्स बाइकॉट, बाइकॉट उन्होंने ये सजेस्ट किया। ठीक है,
ये चीज़, तो ये बात उन्होंने कही। नाउ जब ये जो टेक्निक थी बाइकआउट की, इसको कांग्रेस को एंडोर्स करना पड़ा, ठीक है, इन 1906 कैलकाटा सेशन में। पर मॉडरेट्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, मॉडरेट्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, और इसी चक्कर में, इसी के चलते सूरत सेशन में जो है, यस, कांग्रेस का जो सूरत सेशन है ये 1907 में यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है। यही था एक प्राइमरी कॉज, यस, पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी कॉज। अब जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, इज व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज, या स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1, पैसिव रेजिस्टेंस वाज द प्राइमरी कॉज फॉर द सूरत स्प्लिट इन कांग्रेस, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बिल्कुल सही है भैया। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉसेस मिलना शुरू हुए, प्लस भैया अब रजिस्ट कर रहे हैं तो मासेस को इंस्टिगेट भी करना होगा, उन्हें भी ये पैसिव रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी वहाँ पर भी प्रमोट करनी होगी, उनको बोलना भी होगा भैया कि आपको बाइकआउट करना है, ठीक है। और ये जो बाइकआउट का जो मूवमेंट था, मतलब जो ये कंसेप्ट था, इसको जो है प्रमोशन मिला ड्यूरिंग द पार्टीशन मूवमेंट। भैया बंगाल पार्टीशन एक बहुत बड़ा कॉज था, यहाँ पर इसे उन्होंने मूटअप किया, प्रमोट भी किया, ठीक है, लोगों को अपने साथ में जोड़ा। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी रिटेलिएशन ये रजिस्ट करती है, रिटेलिएट करती है, रिस्पॉन्स देती है और ब्रूटली सप्रेस करती है इस मूवमेंट को, और मॉडरेट्स को रिलाई करती है। मॉडरेट्स को बोलते हैं मिस्टर मिंटो, यस, ही वॉज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। मिस्टर मिंटो मॉडरेट लीडर्स को बोलते हैं कि देखो भैया कुछ करो, कांग्रेस में ये जो चीज़ें चल रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ दिया जाए, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम आपको जो है कुछ एडिशनल जो आपकी डिमांड्स हैं हम उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मीन्स कांग्रेस ने, सॉरी, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक गेम खेला या एक पॉलिसी उन्होंने लेकर किया है, एंड दैट पॉलिसी वी कॉल एट द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, ठीक है भैया। कैरेट तो आ गई, अब बारी है स्टिक की, तो गाजर पकड़ा दी, कैरेट पकड़ा दी और मॉडरेट्स को अलग कर दिया। बोले देखो बॉस, अगर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं, अगर इसी तरीके से मूवमेंट चलता रहा और कांग्रेस में ऐसे ही जो है ये मूवमेंट जो चल रहा है, ऐसे ही बाइकआउट करते रहे, पैसिव रेजिस्टेंस चलता रहा, तो हम जो है आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, फिर हमको ब्रूटली सप्रेस करना होगा। और जो आपके एम्स हैं, लॉन्ग टर्म एम्स जो कांग्रेस के थे, ठीक है, तो वो भैया कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स ने यही सोचा कि बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे की आगे देखेंगे, अभी तो इसका एग्जिस्टेंस बचाओ। तो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिटेलिएट करना शुरू किया, ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस के अंदर दो स्ट्रीम बन गई, दो पार्ट हो गए, एक हो गया मॉडरेट का और एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट का। जैसे ही ये स्प्लिट होता है, ठीक है, जैसे ही ये स्प्लिट होता है वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के ऊपर जो है स्टिक के साथ हमला कर देती है, मींस उनको रजिस्ट को सप्रेस करना शुरू कर देती है। एंड अल्टीमेटली 1908 तक आते आते पूरा स्वदेशी मूवमेंट फिजल्ड आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालांकि ये अभी हम आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अब प्राइमरी कॉज क्या था, प्राइमरी कॉज क्या था कि सूरत स्प्लिट में प्रॉब्लम क्या हुई। देखो मैं पूरी कहानी है ये, ठीक है, मैं ये कहानी दोबारा से भी सुनाऊंगा, अभी फिर से सुना देता हूँ, सुन लो। 1903 में जो है कर्जन 1903 में जो है कर्जन अनाउंस करते हैं एक स्कीम पार्टीशन ऑफ बंगाल की। मॉडरेट्स जो है काफ़ी जो है अपना दमखम लगाते हैं, ठीक है, यस, और वो कोशिश करते हैं कि ये स्कीम किसी भी तरीके से कैंसिल हो जाए। नहीं होती भैया। 1905 तक आते आते गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर रिजिड है कि नहीं भैया उसे बंगाल को पार्टीशन करना है, डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जुलाई 1905 जब फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है पार्टीशन का कि 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हो जाएगा, तब भैया एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स पीछे हटते हैं और एक्सट्रीमिस्ट आगे आ जाते हैं, या आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आगे आ जाते हैं। दे गेव अ कॉल फॉर अ पैसिव रेजिस्टेंस। अब 1905 में बनारस सेशन में, कांग्रेस का एनुअल सेशन तो हर साल होता ही है, तो 1905 में भी बनारस सेशन हुआ, दैट वाज प्रेसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो इस सेशन में एंडोर्स करते हैं बाइकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस के मूवमेंट को,
ठीक है, कि हाँ भैया हम बाइकआउट करेंगे, विद एन होप कि हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर जो है हमको जो है ये हमको जो है क्या कहते हैं, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसे एनल कर दिया जाए, इसे कैंसिल कर दिया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 1906 तक आते आते एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं, यस, वो मासेस के साथ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज में जुड़ जाते हैं। 1906 में कैलकाटा सेशन होता है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का इनका इलेक्शन होना है। ठीक है, यस, ये तय था कि ये इलेक्ट होकर के एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन एंड टाइम पर दादा भाई नारोजी को एज अ कैंडिडेट जो है मॉडरेट लीडर्स आगे ले आते हैं। अब दादा भाई नारोजी ही इज रिगार्डेड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे बुजुर्ग हैं, तो विथ रेस्पेक्ट जितने भी लीडर्स हैं वो दादा भाई नारोजी के लिए अपना सीट, अपना कैंडिडेचर को कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नॉमिनेशन को जो है वापस ले लेते हैं। ना, दादा भाई नारोजी अभी भी कांग्रेस में जो सबसे अपर हैंड है, दैट इज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो दादा भाई नारोजी अंडर द इन्फ्लुएंस, या कांग्रेस पूरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स यहाँ पर एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, एंडोर्स करती है, एंड दैट वाज ऑफ द स्वराज। यस, नाउ द गोल ऑफ द कांग्रेस इज टू अटेन स्वराज। ठीक है, स्वराज ये स्लोगन दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसे रीइटरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी स्वराज जैसा जो ये वर्ड है इसको कांग्रेस इस सेशन में लाया जाता है। अब मॉडरेट लीडर्स की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास आया कि भैया मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स या कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट पास होने वाला है एक और। ठीक है, काउंसिल्स की एक्सपेंशन होगा, हमको लार्जर शेयर मिल सकता है, लेकिन अगर हमारी पॉलिटिक्स इस तरीके से चलती रही तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हमको हो सकता है रिफॉर्म्स ना मिले। तो धीरे धीरे मॉडरेट जितने भी लीडर्स थे उन लीडर्स ने अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स से दूर रखना शुरू किया। क्या किया? अपने आप को दूर रखना शुरू किया, स्टार्ट किया। ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन होना था नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन होना था नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर इट वॉज अ स्ट्रांग होल्ड अगेन द पोजीशन, ठीक है, ऑफ बीजी तिलक। तो भैया यहाँ पर मॉडरेट लीडर जो थे वो इस सेशन को नागपुर से हटा कर, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस से हटा करके ले जाते हैं बॉम्बे प्रोविंस में। ठीक है, बोलते कि नहीं, सूरत में अब ये सेशन रखा जाएगा। नाउ इसके पीछे कारण मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस प्रोविंस में मीटिंग होगी, कांग्रेस का सेशन होगा, उस प्रोविंस का कोई भी रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो बीजी तिलक को बाहर रखना था। ठीक है, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले पर्सन तो लगभग उनको बाहर रखना था। ठीक है, तो सूरत में ये सेशन होता है। रास बिहारी घोष जो है ये बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और यहाँ पर फिर से डिस्कशन शुरू होता है, और कहीं से एक स्ट्रे, कोई भी पर्सन पता नहीं, एक चप्पल जो है वो फेंकता है स्टेज के ऊपर। हालांकि ये कहानी है, स्टेज के ऊपर एक चप्पल फेंकता है और फिरोज शाह मेहता जी को वो लगती है, और यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स अलग कांग्रेस से और एक्सट्रीमिस्ट अलग। ठीक है, जो पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो फुलफिल हो गया। मॉडरेट्स ये सोच के कि हमें कुछ अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मिलेंगे और काउंसिल्स में एंट्री लेने के बाद में हम फिर कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हमारे नेशन के लिए बना सकते हैं। हो सकता है हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी रोक दें, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें उससे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि क्या थे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था सूरत स्प्लिट। ठीक है, ये था सूरत स्प्लिट, सूरत सेशन। फिजिकल वायलेंस जो है ये इरप्ट हो जाता है, ये फिजिकल वायलेंस जो है वो इरप्ट हो जाता है इन द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस। और यहाँ से क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट को जो है बाहर निकाल दिया जाता है कांग्रेस से। जो ब्रिटिश चाहते थे वही हुआ। जैसे ही वो कांग्रेस बाहर निकलती है, ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म जो है एक तरीके से फ्लॉप कर गई, फेल कर गई। ठीक है, फेल कर गई। और फिर क्या हुआ कि जो लीडर्स थे फॉर द टाइम बिंग वो सब ओवरशैडोड हो गए। क्यों? 1908 में बीजी तिलक को इम्प्रिजन कर लिया जाता है। अरविंदो घोष 1910 में पौंडीचेरी में सेटल हो जाते हैं, और लाला लाजपत राय जो है 1914 तक जो है वो चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और फिर होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये इस्टेब्लिश होती है। फिर बाद में ये बात का फेस है। ठीक है, दिस इज ऑफ द लेटर फेस जो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ठीक है, ये चीज़ जिसमें जहाँ पर 1916 में कांग्रेस फिर से रीयूनाइट होती है, फिर से कांग्रेस रीयूनाइट होती है और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो कांग्रेस के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ नाउ ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि वाई एक्सट्रीमिज्म ग्रो विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ट्रू नेचर जो था ब्रिटिश रूल का वो सभी जान चुके थे कि भैया इनका काम है सिर्फ एक्सप्लॉइट करना, ऑप्रेस करना, एक्सप्लॉइट करना। जितने भी फेमीन्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं, जितने भी फेमीन्स हैं, प्लेग्स हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो सब जो आ रही हैं वो सब ब्रिटिशर्स के टाइम पर है, जिसमें 1990s सबसे फेमस, मतलब सबसे वैसा ईयर माना जाता है कि इसमें बहुत सारे ये रिकरेंट फेमीन्स बहुत सारे आए। फेमीन एक आया, फिर उसका दोबारा तीसरा, चौथा, पांचवा प्लेग भी आया, जिसमें पूना प्लेग कमिश्नर, यस पूना में जो प्लेग फैला था उसके जो कमिश्नर थे, वहाँ पर जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हुई और उसके चलते चापेकर ब्रदर्स ने वो पूरा के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैन उनका मर्डर भी किया, है ना, ये चीज़। तो ये पार्ट, तो ये जो ट्रू नेचर था, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, एक्सप्लॉइटेटिव जो ट्रू नेचर था, ये जो है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, ये लोगों के सामने आ गया और बोले कि यार ये अब ऐसे नहीं मानने वाले, है ना, ये जो है बातों से नहीं मानेंगे, अब इनके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 1892 का काउंसिल एक्ट ये था ही जो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। 1897 में नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया गया, जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया, है ना। 1988 में आईपीसी के सेक्शन 156A को एम्पलीफाई कर दिया गया, उसे और जो है स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, है ना। कैलकाटा कॉरपोरेशन, यहाँ पर जो नंबर्स थे वो वहाँ पर इंडियंस के नंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया, ये लॉर्ड कर्जन ने किया। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी थी यहाँ पर। क्यों किया? क्योंकि अगर कम इंडियंस होंगे तो कोलकाता कॉरपोरेशन, यानी कि जैसे नगर निगम के इलेक्शन होते हैं ना, यस, तो वो अपने तरीके से सिटी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये जो है सब इंडियन नेशनलिज्म को कर्व करने के लिए ये एक्ट पास किए गए। तो धीरे धीरे ऑल ऑफ अ सडन एक्सट्रीमिज्म डेवलप नहीं हुआ, धीरे 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 ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, इससे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो ग्रो होते चले गए, वो ग्रो होते चले गए और 1905 में उनको मौका मिल गया, यस, कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का। एंड यस, दे डिड ऑल्सो। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आर्य समाज, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। तो ये लोग थे जिन्होंने इंडिया के जो ग्लोरियस पास्ट था उसके बारे में बताया, ठीक है, ये चीज़ कि भैया हम केपेबल हैं, यस वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग ऑल टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस, जिससे हम अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम को जीत सकते हैं, है ना। हमारा जो पास्ट है वो काफ़ी ग्लोरियस है, वी वर नॉट कॉलोनाइज्ड, नेवर, ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी थे। एजुकेशन का ग्रोथ होना, जिससे अवेयरनेस फैल गई, यस, एजुकेशन जिससे अवेयरनेस हुई, है ना, और लोगों को मालूम पड़ा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, उसका कारण क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेशन, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जैसे इथोपियंस, इन्होंने डिफीट किया इटालियन आर्मी को, ठीक है। ब्रिटिश को बोअर वॉर में रिवर्सेस मिले। जापान, यस, ये एक एशियन नेशन था जापान, 1905 में रशिया को हरा देता है। अब यहाँ से जो वाइट सुपीरियरिटी का जो मिथ है ये ख़त्म हो गया, यस, ये एंड हो गया। और फिर बहुत सारे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स चल रहे थे, तुर्की, इजिप्ट, रशिया, आयरलैंड, चाइना, पर्शिया, यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन, जैसे वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुआ था। और देखो दोस्तों, अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक वर्ड है मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये दोनों वर्ड में एक हेयर लाइन डिफरेंस है, ठीक है, यस, एक हेयर लाइन डिफरेंस है। वेस्टर्नाइजेशन कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जो है इसका हमेशा स्टैच्यूर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, हमेशा स्टैच्यूर पॉजिटिव रहता है। मींस जो मॉडर्न थॉट्स हैं उनको एडॉप्ट करना, ठीक है, विद इन द कल्चर को रिफॉर्म करना, ना कि दूसरे किसी कल्चर को एक्सेप्ट करना, और अपने आप को उसी कल्चर में ढाल देना, दैट वी कॉल्ड एज अ वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है ना। कुछ बेसिक जो रैशनल आइडियाज़ हैं उनको लेकर के, या रैशनल चीज़ें हैं उनको लेकर के अपने कल्चर में या अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसे दूर करना, दैट वी कॉल एज अ मॉडर्नाइजेशन। मीन समय के साथ चलना,
समय के साथ चलना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी लीडर्स थे, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ये मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं थे। ठीक है, यस, लेकिन ये वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे। दे वर अगेंस्ट द वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। अब समझ में आया इन दोनों वर्ड का अंतर, है ना, ये चीज़ गॉट इट। ठीक है, दोनों वर्ड का अंतर समझ में आया, है ना। यस, इन्होंने बहुत सारे फोर्स, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी पेश किए इंडिया का पास्ट, ग्लोरियस पास्ट को। भैया इंडिया उस टाइम पे भी तो मॉडर्न था। कौन ने कहा कि वो उस समय जो है पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था, ऑर्थोडॉक्स था। दो सम ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस वर देयर इन द इंडियन सोसाइटी, उसको चेंज कर देना। ठीक है, यस, वो इरैशनल थी, वो एविल्स थे, उनको चेंज कर देना। देखिए जैसे चाइल्ड मैरिज है ना, पॉलीगैमी है, क्या सेंस है इसका। ठीक है, यस, वी केम टू नो अबाउट ऑल द हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो भैया वेस्टर्न वर्ल्ड से देखा हमने, सीखा ये चीज़। ये मॉडर्न थॉट था कि भाई इसको चेंज करो, ये पुराना सिस्टम था, इसे चेंज कर दो, ये एविल्स है, इसको चेंज कर दो। ये मॉडर्नाइजेशन हो गया। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन हो गया। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया हम मॉडर्न बन सकते हैं, यस, आप धोती कुर्ता पहनिए, अंग्रेजी बोलिए, आप धोती कुर्ता पहनिए, अंग्रेजी बोलिए। ठीक है, यस, ये चीज़ तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ मॉडर्नाइजेशन। हिंदी भी बोलिए, संस्कृत भी बोलिए, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिथ था ये टूटा वेस्टर्न सुपीरियरिटी का। दयानंद सरस्वती ने कहा इंडिया इज़ फॉर द इंडियंस, इंडिया इज़ फॉर द इंडियंस। और फिर मॉडरेट्स का डिससेटिस्फैक्शन। 3 पीस, प्रेयर्स, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, 20 साल लग गए, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, मेंडिकेंसी वाला जो रूल था इसको, ये चीज़। और कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज तो थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, और इन सब से ऊपर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इन सब से ऊपर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, यस, ये जितने भी यूरोपियन स्कूल्स थे, यस, यूरोपियन स्कूल्स थे, निहिलिस्ट रशियन स्कूल्स जितने भी थे, वहाँ से ये थोड़ा सा इंस्पायर हुए। राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, ये सब बंगाल में थे। विष्णु साथी चिपलुंकर, बी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे बीजी तिलक। ठीक है, ये चीज़। हेटेड फॉर फॉरेन रूल, बेसिक टेनेट था, बेसिक टेनेट था। ठीक है, जो थॉट था इस स्कूल का कि भैया हमको विदेशी रूल, फॉरेन रूल से नफरत है और हमको वो चीज़ चेंज करनी है और हमको लाना है स्वराज। कैसे आएगा? डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन से, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन से। मासेस की कैपेसिटी में बिलीव करना और पर्सनल सेक्रीफाइसेस बनाना, मासेस की कैपेसिटी में बिलीव करना। और अगर जब हम डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन में आएंगे तो हमारे साथ जो हमारी सेना होगी वो क्या होगी? वो होगी मासेस। अब मासेस लड़ रही है तो भैया लड़ाई में तो कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पर पर्सनल सेक्रीफाइसेस के लिए आप तैयार रहिए, पर्सनल सेक्रीफाइसेस के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, ये चीज़, तो ये उनका बेसिक टेनेट था, ये उनका बेसिक टेनेट था। गॉट इट? तो इस तरीके से आप याद रखोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? वो फॉरेन रूल से हेट करते थे। वो ये बोलते थे कि हमको फॉरेन रूल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको स्वराज चाहिए। हमको कैसे मिलेगा स्वराज? डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करने से। अब हमारी सेना कौन सी होगी? हमारी सेना होगी मासेस। अब मासेस है, कमांडर भी है और मासेस भी हैं, ये लड़ाई तो होनी है। जब लड़ाई होगी तो यस, उसमें डेथ्स भी होंगे। तो भैया तैयार रहिए अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस के लिए, तैयार रहिए अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस के लिए। तो ये चीज़, गॉट इट? बाकी लीडरशिप आ गई, ट्रेंड आ गई, है ना। जहाँ पर जो एनर्जी इकट्ठा हुई थी 1893 से लेकर के 1905 तक, वो सब स्वदेशी मूवमेंट में काम में आई, सब स्वदेशी मूवमेंट में काम में आई। ठीक है, ये चीज़, गॉट इट? ये स्लाइड रिपीट हो गई। ठीक है, गॉट इट दोस्तों? तो अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में शुरू होता है, 1908 तक लगभग चलता है। ठीक है, 1908 के बाद में स्वदेशी मूवमेंट जो है ये फिजल्ड आउट हो जाता है। स्वदेशी मूवमेंट को स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट भी बोलते हैं, स्वदेशी
एंड बॉयकॉट मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, या एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहा जाता है, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी कहा जाता है यहाँ पर इसको, ठीक है, ये चीज़, तो ये सब एक ही मूवमेंट है, ये सब एक ही नाम है, गॉट इट। 1905 में ये मूवमेंट एक तरीके से शुरुआत होती है। नाउ क्या है ये मूवमेंट, कहाँ से शुरू होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल से, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिसीजन है पार्टीशन करने का वो 1903 का है, ठीक है, कि बंगाल जो है वो 2 प्रोविंस में डिवाइड किया जाएगा। जो बंगाल है वो बेसिकली 2 प्रोविंस में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा वेस्ट बंगाल, एक होगा वेस्ट बंगाल और दूसरा होगा ईस्ट बंगाल, ठीक है। भाई बंगाल जो है आज के टाइम का वेस्ट बंगाल नहीं, उस टाइम पर जो बंगाल हुआ करता था ना उसमें बांग्लादेश पूरा, वेस्ट बंगाल आज का अगर हम देखें तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ असम का पार्ट, ठीक है। तो ये सब मिला के एक पूरा बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, काफ़ी बड़ा है यार, एक नेशन ही है ना, तो काफ़ी बड़ा है। तो यही चीज़ ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया बंगाल इज़ वेरी बिग, वेरी ह्यूज टू एडमिनिस्टर, वेरी ह्यूज टू एडमिनिस्टर, तो भैया हमको दिक्कत आ रही, तो इसीलिए अब हमको इसको 2 प्रोविंस में डिवाइड करना है, 2 स्टेट्स बनाने हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। बस ये उन्होंने कहा और पार्टीशन कर दिया, हालांकि मोटिव कुछ और था, हालांकि मोटिव कुछ और था। नाउ क्या था? बंगाल प्रोविंस, जिसको वेस्टर्न बंगाल कहा गया, जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे, है ना, बिहार, उड़ीसा, बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा, और ईस्ट बंगाल एंड असम, ये एक प्रोविंस जिसमें आ जाता है आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश और जो है और जो है थोड़ा सा असम का पार्ट। वेस्ट बंगाल है, इसका जो कैपिटल बनेगा वो बनेगा कैलकाटा, ठीक है, और ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल है इसका कैपिटल बनेगा ढाका, इसका कैपिटल बनेगा ढाका ईस्ट बंगाल का, है ना, ये चीज़, गॉट इट। तो ये पार्ट ऑफिशियल रीजन मैंने यही कहा आपको, टू बिग टू एडमिनिस्टर। पार्टीशन जो है इस डेवलपमेंट, असम रीजन के डेवलपमेंट को जो है फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, लेकिन रियल मोटिव कुछ और था। रियल मोटिव क्या था? बंगाल को वीकन करना, जो कि इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर था, इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर था, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि बंगालीस ईस्टर्न बंगाल में चले गए, हिंदी स्पीकिंग जो है ये यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में आ गए, ठीक है, ये चीज़ वेस्टर्न पार्ट में आ गए, लेकिन मेन मोटिव था कि रिलीजन के बेस पर जो है यहाँ पर नेशनलिस्ट लाइंस को डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि भैया जो वेस्ट बंगाल था, जो वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पर जो डोमिनेटेड क्लास थी वो थी हिंदू, और जो ईस्टर्न क्लास थी, ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे डोमिनेटेड क्लास थी वो थी मुस्लिम्स, यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो मोस्टली पीजेंट्स थे, अंडर द हिंदू जमींदार, जो लैंड ओनर्स थे वो मोस्टली हिंदूज थे, ठीक है। तो ये चीज़, गॉट इट। और यहाँ तो पॉपुलेशन हिंदूज की थी, तो यहाँ पर बेसिकली कास्ट लाइन के ऊपर, हिंदू और मुस्लिम्स के लाइन पर ये डिवाइड करना चाहते थे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इवोल्यूशन यहीं से शुरू हो गया। हालांकि 1857 से हुआ था, लेकिन फोर फ्रंट में सही कलर्स यहाँ से देना शुरू किए डिवाइड एंड रूल के लिए, ठीक है। ये पार्ट कर्जन मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाना चाहते थे। वो उन्होंने कहा कि ढाका जो है अब बनेगा कैपिटल, ढाका को अब वो स्टेटस मिलेगा जो मुगल रूल के टाइम पे भी नहीं मिला, ये चीज़। तो भैया जिससे मुस्लिम कम्युनलिस्ट जितने भी हैं उन सबको प्रॉप अप किया जाए और काउंटर किया जाए नेशनल मूवमेंट की टाइड को, यस, रोका जाए कांग्रेस को, ये चीज़ क्लियर। तो ये था उनका मेन मोटिव। क्या था? ये था उनका मेन मोटिव। अब 1903 में अनाउंसमेंट हो गया। 2 साल तक बेचारे हमारे प्यारे जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे वो लगे रहे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे, ठीक है, ये सब लगे रहे। पिटीशंस गवर्नमेंट को भेजिए, पब्लिक मीटिंग्स भी करे, पैम्पलेट्स भी बांटे, न्यूज़पेपर भी दिए, ठीक है। न्यूज़पेपर जो प्रोमिनेंट थे, जैसे हितबादी, संजीवनी एंड बंगाली, ये प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स थे। यहाँ पर ढेर सारा प्रोपगेशन किया, पिटीशंस दिए, प्रोटेस्ट किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1905 जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 16 अक्टूबर
1905 में बंगाल का पार्टीशन इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऑब्जेक्ट क्या था, सफिशिएंट प्रेशर एग्जर्ट करना, एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन को लेकर के आना, इंग्लैंड को भी बताना कि देखो इंडिया में कितना अनजस्ट हो रहा है और इसको एनल कर दिया जाए, नलीफाइड कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड यस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे प्रोटेस्टेड। ठीक है, ये चीज़ वो बोले कि भैया अगर पार्टीशन ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के सेक के लिए, अगर पार्टीशन ज़रूरी है तो क्या करो भैया, उड़िया स्पीकिंग पीपल का उड़ीसा अलग कर दो, हिंदी स्पीकिंग पीपल का बिहार अलग कर दो, बंगाल को सेपरेट क्या करना, बंगाल अलग बन गया। भैया जो बंगाल था ना उसमें से हिंदी स्पीकिंग पीपल बिहार रीजन को अलग कर दो, यानी कि बिहार प्लस झारखंड उसे अलग कर दो, और उड़िया स्पीकिंग रीजन उड़ीसा को अलग कर दो, और जो बंगाल है विद द कैपिटल एट कैलकाटा वो एक रहेगा। ठीक है, तो ये एक जो है ऑप्शन रखा गया। पर लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव कुछ और था, गवर्नमेंट को तो हिंदू और मुस्लिम लाइन्स ड्रॉ करने थे। तो इसको रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने, हालांकि यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने एक साथ हाथ मिलाए। हालांकि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे इस मूवमेंट के अगेंस्ट में दोनों ने एक साथ हाथ मिलाए, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी एक साथ थे, ये चीज़। लेकिन भैया कुछ ना हुआ, खूब प्रोटेस्ट, खूब बीटिंग, सब कुछ हुआ, पर उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में, ठीक है, ये स्टार्ट करना पड़ा, जिससे बाइकॉट फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ये शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट ये शुरू हो गया। ठीक है, और इसी पैसिव रेजिस्टेंस को बाद में गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल स्केल पर यूज़ भी किया। ठीक है, ये चीज़ बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज अ फर्स्ट मेथड इट वाज एडॉप्टेड। ठीक है, ये चीज़ ठीक है सजेस्ट किया गया एक पब्लिक मीटिंग्स में। कृष्ण कुमार मित्र जी का एक पेपर था संजीवनी, किसका पेपर था, के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, इनका पेपर था। इसमें यहाँ पर जो है इस न्यूज़पेपर में 13 जुलाई को ये पब्लिश करके यहाँ पर पहली बार बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का स्लोगन दिया गया, और ये एक तरीके से सबके पास ये पहुँचा। टाउन हॉल में अगस्त 7, 1905 में मीटिंग होती है, और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि अब पैसिव रेजिस्टेंस हम लोग ऑफर करेंगे। पूरे के पूरे बंगाल में यस जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, ठीक है, उनको बाइकॉट किया जाएगा और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज द सीन। ठीक है, दिस वॉज द सीन। यहाँ पर अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आ जाते हैं। 1905 में जब मीटिंग होती है गोखले सर के मिस्टर जी गोपाल कृष्ण गोखले के प्रेसिडेंटशिप में, ये बनारस सेशन है। भैया ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यार। बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर एक तो पार्टीशन को कंडेम किया जाता है, कर्जन की पॉलिसीज़ को किया जाता है कंडेम, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल ये चाहते थे 1905 में ही इन्होंने कहा कि भैया कि हम जो ये मूवमेंट है इसे बंगाल के अदर पार्ट्स में भी ले जाना चाहते हैं, इसको हम बाहर भी ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इससे सिर्फ बंगाल नहीं पूरे इंडिया में, यानी कि इस मूवमेंट को नॉट ओनली ऑफ बंगाल ऑल इंडिया मूवमेंट की तरह इसे रन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मॉडरेट लीडर्स नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि पूरे इंडिया लेवल पर इस मूवमेंट पर हो, तो ये रेजोल्यूशन यहाँ पर पास नहीं हो पाता। ओके, बंगाल सही, पर बंगाल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक स्टेप और आगे जाती है जब 1906 में जो है जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज अ गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर किया जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज यहाँ पर जो है गोल को डिक्लेयर किया जाता है, और यही कॉज बन जाता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है ये चीज़। ठीक है, सूरत सेशन में स्प्लिट हो जाता है। नाउ यहाँ पर इस मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट के पास डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है पूरा, क्योंकि जो मॉडरेट लेड मूवमेंट था इनिशियल फेज में हम देख चुके हैं कि उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, है ना। और दादा भाई नौरोजी का कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन है स्वराज का, यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स और पावरफुल हो गए,
और पावरफुल हो गए और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने पूरे इंडिया वाइड पैसिव रेजिस्टेंस का कॉल दे दिया, पैसिव रेजिस्टेंस का पूरे इंडिया वाइड कॉल दे दिया। बोले कि भैया ठीक है, कांग्रेस का परमिशन नहीं है कि इंडिया वाइड मूवमेंट स्टार्ट हो, अपने लोकल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर इसे स्टार्ट कर सकते हो, इसे स्टार्ट कर सकते हो। और बाइकआउट अब हर सेंस में, हर सेंस में, अभी तो फॉरेन गुड्स थे लेकिन अब बाइकआउट आ गया गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, म्यूनसिपैलिटीज, गवर्नमेंट टाइटल्स, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ को। पर बॉस ये ध्यान रखना यहाँ पर, इट वॉज नॉट अ सिविल डिसोबीडियंस। कोई भी सिविल लॉ को डिसोबे नहीं करना है, कोई भी सिविल लॉ को डिसोबे नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन रखना है, मीन्स बाइकआउट करना है। सो एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट भी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। गॉट इट, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, ठीक है। फॉर बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, फॉर्मेशन ऑफ समिटीज़, ये बनाना, इट वाज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। ये पहली बार इवॉल्व हुआ इंडिया के अंदर, है ना, समिटीज़ बनाना, ठीक है। अब ये गांधी जी, गांधीयन मूवमेंट में हमको कईयों बार देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पॉपुलर थी स्वदेश बंधव समिति, अश्विन कुमार दत्ता 12 साल में, ठीक है। वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा ये स्वदेश संगम करके एक समिति बनाते हैं तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, है ना। और इनका काम क्या था इन समितिज़ का? लोगों को पॉलिटिकली कॉन्शियस करना, है ना, पॉलिटिकली कॉन्शियस करना, फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सोशल वर्क करना, स्कूल्स ऑर्गेनाइज करना, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ये ऑर्गेनाइज करना, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ? बहुत सारे फेयर्स बनाए गए। अब रिलीजन जोड़ता है लोगों को, आज भी है ये चीज़, है ना। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है तो ढेर सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो यस, उन्होंने भी इसी चीज़ को रिजॉर्ट किया, इसी चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट भी किया और प्रोपोगेट भी किया। थोड़ा सा ये नेगेटिव स्टैंड था यहाँ पर, इसे मोर सेकुलर वे में किया जा सकता था, पर नहीं, फिर भी लोगों को ये जोड़ना शुरू किए, ठीक है, एज पर दी सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट, तो यहाँ पर इस तरीके से लोगों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। इन समितिज़ का ये काम था, इन समितिज़ का काम था लोगों को कॉन्शियस करना, उनको जगाना, ठीक है, उनको जगाना उनकी नींद से, ठीक है भैया। ट्रेडिशनल जितने भी पॉपुलर फेस्टिवल्स थे उनका इमेजिनेटिव यूज़ करना, मेलाज, फेयर्स ये बनाना, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, इस पर लाना। और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना। नेशनल एजुकेशन में भैया देखो, बंगाल नेशनल कॉलेज ये सेटअप किया गया विद अरबिंदो घोष एज अ प्रिंसिपल। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टैब्लिश की गई, जिसे अब हम एनसीईआरटी बोलते हैं, जिसे अब हम एनसीईआरटी बोलते हैं। 1906 में अरबिंदो घोष पहले प्रिंसिपल थे यहाँ के, अरबिंदो घोष पहले प्रिंसिपल थे। और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, जादवपुर यूनिवर्सिटी या जादवपुर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर फंड्स रेज किए गए, स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश किए गए, जिसमें मोस्ट फेमस है 1907 टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, ये यहाँ पर स्टैब्लिश की गई। कल्चरल सीन में बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स लिखे गए, जिससे रीजनल लिटरेचर जो था ये ज़्यादा प्रमोट हुआ, डेवलप भी हुआ। तमिलनाडु में जो है सुदेश गीतम, ये सुब्रमण्यम भारती ने ये तमिल में ये पोइट्री कलेक्शन लिखा बुक का। रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र रे इन द फील्ड ऑफ साइंस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, है ना, ये पार्ट। नंदलाल बोस, जिनको ऑफर मिली, स्कॉलरशिप भी मिली ओरिएंटल स्कूल ऑफ जो है आर्ट से 1907 में जो ये फाउंड किया गया था। तो ये डेवलपमेंट हुए कल्चरल स्फेयर में, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर लोगों का भी और बहुत सारे कल्चरल फील्ड्स में स्वदेशी एंटरप्राइजेस का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। दिस वाज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए, यस, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए स्टूडेंट्स का, और उतना ही हार्श एटीट्यूड था। जो स्टूडेंट स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उसे, ठीक है। जो भी स्कूल में वो पढ़ रहा है उस स्कूल से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको डिसएफिलिएट कर दिया जाएगा। विमेन ऑल्सो दे टुक द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पिकेटिंग इन प्रोसेशंस। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। अपर क्लास जितने भी मुस्लिम्स थे उन सभी ने दे रिमेन
aloof from this movement, but Maulana Azad, Liaquat Hussain, Ghaznavi, Barrister Abdul Rasul, they took participation in the मूवमेंट. लेबर अनरेस्ट, ट्रेड यूनियंस ये काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें जो वर्कर्स थे बर्न कंपनी के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, पंजाब में स्ट्राइक्स हुए, कॉटन मिल जो थे तिरुनेलवेली में, ठीक है, वहाँ पर स्ट्राइक्स हुए. ठीक है, ये पार्ट गॉट इट. तो ये इनका पार्टिसिपेशन था, यानी कि लगभग हर सेक्शन सोसाइटी का स्वदेशी मूवमेंट में अब पार्टिसिपेंट बन गया था. तो यस, वी कैन से दैट इन द ट्रूली सेंस इट वाज एन ऑल इंडिया मूवमेंट. ठीक है, बट नॉट. सोशल बेस काफ़ी बढ़ गया, सोशल बेस काफ़ी बढ़ गया. ज़मींदार भी साथ में थे भाई, है ना. ये चीज़ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ये एक देने की कोशिश की गई. वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक्स जो है ये इस्टेब्लिश किया. ठीक है, और लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट था, लेकिन मुस्लिम पीसेंट्री ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बिल्कुल भी साथ नहीं दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चल रही थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चल रही थी यहाँ पर पॉलिसी. ठीक है, ये चीज़. ठीक है, और यहाँ पर क्लास एंड कम्युनिटी में डिफरेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, यस. प्लस हिंदुइज़्म एक तरीके से यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया गया, क्योंकि जितने भी पॉपुलर फेयर्स थे, मेलास थे या रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, वो कुछ हिंदू डोमिनेटेड ज़्यादा थी. इसीलिए मुस्लिम्स को ये स्वदेशी मूवमेंट वो नहीं कर पाया, अपने फोरफोल्ड में नहीं ला पाया. 1908 तक आते आते ये मूवमेंट फिजल्ड आउट हो गया भैया. रिप्रेशन, कंसीलिएशन एंड सप्रेशन. पहले रिप्रेस किया, मॉडरेट्स को कंसीलिएट किया, और फिर बाद में पूरे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया. ठीक है, तिलक को भेज दिया गया जेल में. ठीक है, यस. मुजफ्फरनगर बॉम्ब, केसरी में एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसमें मुजफ्फरनगर में बॉम्ब फेंका गया था बाय द रिवॉल्यूशनरीज. ठीक है, 1908. इसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है 1908 की. ठीक है, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए. ठीक है, ये चीज़. अब मूवमेंट में कोई लीडर ही नहीं है, कोई इफेक्टिव लीडर ही नहीं है. अब देखो भैया, अब यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड शुरू होता है. क्यों? मासेस हैं, पॉलिटिसाइज हैं. ठीक है, पूरी तरीके से चार्ज्ड हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, और कुछ भी पर्सनल सेक्रीफाइसेस करने को भी रेडी हैं. लेकिन अब उनका कोई लीडर नहीं है. अब उनका कोई लीडर नहीं है, कोई उन्हें राह दिखाने वाला नहीं है. तो वो क्या करेंगे? वॉट दे विल डू? इंडिविजुअल हीरोइज्म, एंड दैट इज वॉट वी कॉल एज द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. इन्हीं को हम लोग क्रांतिकारी बोलते हैं. तो यहाँ से रिवॉल्यूशनरी या रिवॉल्यूशनरिज्म ये चीज़ शुरू होती है इंडिया के अंदर. गॉट इट? नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी. ठीक है, ये चीज़. सूरत स्प्लिट, इसने पूरे मूवमेंट को ख़त्म कर दिया. और मूवमेंट जो है बेसिकली देखा जाए तो ज़मींदार तक ज़्यादा कन्फाइंड था, मासेस को उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाया, स्पेशली मुस्लिम पीसेंट्स. ठीक है, तो इसीलिए ये मूवमेंट फिजल्ड आउट भी हो गया. और कोई भी मास मूवमेंट है यार, वो लंबे समय तक एक सेम टेम्पो से नहीं चल सकता. ठीक है, एक सेम टेम्पो से नहीं चल सकता. लेकिन इट वॉज अ स्टेप अहेड. ठीक है, किंग जॉर्ज 5 जब इंडिया आते हैं तब उनको बाइकआउट मिलता है, और वो इस मूवमेंट को रिवर्स भी कर देते हैं. इस मूवमेंट का एक और एडवांटेज कि कैलकाटा से जो ब्रिटिश कैपिटल है वो अब दिल्ली शिफ्ट हो जाती है. नाउ दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश रूल. 1912 में ब्रिटिश कैपिटल अब दिल्ली बन जाती है. ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट तो फेल कर गया, जो भी उसका इमीडिएट गेन था, ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, पार्टीशन तो उस टाइम पर एनल नहीं हुआ, पर बाद में हुआ. स्वराज अटेन नहीं हुआ, लेकिन स्वदेशी एंटरप्राइजेस बहुत आ गए. यस, इंडिजीनियस जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी बूस्ट मिला. ठीक है, और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है. पहला बूस्ट उनको यहाँ से मिला, दूसरा बूस्ट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है फिर मिल जाता है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जो मिल जाता है. इसीलिए इस मूवमेंट को ये भी कहा जाता है कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो टर्निंग पॉइंट लेकर के आता है, दैट वाज अ स्वदेशी मूवमेंट. एक तरीके से कांग्रेस की डिमांड्स में भी चेंजेस आए, द वे ऑफ वर्किंग जो कांग्रेस की थी उसमें भी चेंजेस आए. मींस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हालांकि उसमें उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आए, लेकिन द वे ऑफ वर्किंग उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए. अल्टीमेटली 1909 का एक्ट पास होता है, उससे भी कांग्रेस मॉडरेट्स को कुछ नहीं मिलता. ठीक है, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल, सोप, मैच मिल्स ये सब बनना शुरू हो जाती. नेशनल बैंक्स
ये इस्टेब्लिश हो जाती हैं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैटस मिलता है, यस दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव स्ट्रेंड, नेशनल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैटस यहाँ पर मिलता है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, ठीक है। ग्रेट वैल्यूज़ जितने भी हैं पैसिव रेजिस्टेंस के, ये अब मासेस तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेन आइडियोलॉजी बनते हैं महात्मा गांधी के। मेन जो उनके जो हथियार हैं, दैट वाज द पैसिव रेजिस्टेंस, बाइकॉट, ये बनते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को भी ये मूवमेंट अवेकन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाट वी कैन से दैट प्रूव होता है, ठीक है। एक तरीके से जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है उसे ये डेफिनेट शेप, एक तरीके का डेफिनेट एक जैसा एक शेप जो है प्रोवाइड कर देता है। रिजल्ट्स सिर्फ बंगाल में मिलते हैं, ठीक है, यस, और खासकर वो भी लिटरेचर में इसके इफेक्ट्स। पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है अब वो मासेस तक पहुंच गई है। क्या पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है ना वो मासेस तक पहुंच गई है, ठीक दोस्त। तो ये था पूरा अपने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। अब आता है द इंडियन मुस्लिम लीग। 1900 में हमको पता है भैया, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से सर सैयद अहमद खान इंग्लिश रूल को वू करते हैं कि भाई मुस्लिम्स का भी कुछ डेवलपमेंट किया जाए, उन्हें भी कुछ बेनिफिशियल चीज़ें दी जाएं, उनका भी मॉडर्नाइजेशन किया जाए, है ना, वेस्टर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो कर्जन को बड़ा जो है दिमाग में आता है कि 1900 कि भैया इनके लिए भी कुछ किया जाए। 1900 में कांग्रेस तो वो एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमर्ज तो हो गई, ठीक है, पर मुस्लिम्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई, ठीक है, और उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील होती थी, है ना, ये चीज़। तो ये कारण था बेसिकली कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल ने या ब्रिटिशर्स ने या जो वाइसरॉयज थे ब्रिटिश वाइसरॉय, उन्होंने वू करना शुरू किया मुस्लिम्स को, वू करना शुरू किया मुस्लिम्स को, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस का जो डर था उसको इनकैश करना शुरू किया, यस, माइनॉरिटी स्टेटस का जो डर था उसे इनकैश करना शुरू किया, और मेन क्रेडिट जो है वो सर सैयद अहमद खान जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रीजनरेशन के लिए काफ़ी मूवमेंट लॉन्च किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी ताकि वो एजुकेट कर सकें। हालांकि उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन हाँ वो मुस्लिम्स को एजुकेट कर सके, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो भी डेवलप करें, ठीक है, यस, उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलें, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रीजनरेशन होए, है ना, इंटेलेक्चुअल रीजनरेशन होए मुस्लिम्स में, जैसे पहले था वो फिर से रीजनरेट होए, तो इस मोटिव के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। भैया मुस्लिम लीग का जो मेन फैक्टर था कि भैया जो तो भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल क्लास थी अब उनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए? उनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो ढाका में एक मीटिंग होती है, एक ढाका में मीटिंग होती है नवाब विकार उल मुल्क के चेयरमैनशिप में, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट होता है। इस मीटिंग में 1906 में जो है मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट होता है एट ढाका, इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है। नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड आगा खान, ये 3 लीडर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया जाता है लखनऊ में, है ना, और आगा खान जी को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। इस मीटिंग में 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 1 सेक्रेटरी होता है, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, और सबका टर्म 3 साल का है, सबका टर्म 3 साल का है, और 400 मेंबर के साथ, 400 मेंबर के साथ जो है ये शुरू होता है मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन लिखेगा? भैया इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, और इसको ग्रीन बुक कहा जाता है, इसे ग्रीन बुक कहा जाता है। सैयद आमिर अली इसकी ब्रांच को स्टैब्लिश करते हैं लंदन में इन द ईयर 1908, बिल्कुल उसी तरीके से कि भैया इंग्लैंड में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको भी पोलिटिसाइज किया जाए, वहाँ पर उनका भी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, ठीक है, गॉट इट। तो ये था इंडियन मुस्लिम लीग का ओरिजिन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकलकेट करना फीलिंग मुस्लिम्स में लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, उन सबको खत्म करना, उन सबको क्या करना? खत्म करना। मुस्लिम्स के जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एडवांसमेंट में लेके आना, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं,
ठीक है, रिप्रेजेंट करना उनके एस्पिरेशंस को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के सामने, और ठीक है ये चीज़, ठीक है। और जो इल विल बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द अदर नेशनलिस्ट हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स ओन पर्पस, उसे रोकना, ग्रोथ को, ठीक है ये चीज़। तो ये मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था। अब है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, इसे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसे इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काउंसिल में चेंजेस लेकर के आते हैं, काउंसिल में चेंजेस लेकर के आते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज मॉर्ले ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और जो मिंटो हैं ये हैं वाइस रॉय, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, मिंटो 2 हैं ये, मिंटो 1 1800s में मिलते हैं और ये मिंटो 2 हैं, ठीक है, ये मिंटो 2 हैं। अक्टूबर 1906 में जो है मुस्लिम एलिट्स जो हैं ये शिमला में मुलाकात करते हैं वाइस रॉय से, ठीक है, और डिमांड रखते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट की। गोपाल कृष्ण गोखले भी इंग्लैंड जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और कांग्रेस के डिमांड्स उनको रख के आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको भी सेल्फ रूल दो, सेल्फ गवर्नमेंट दो, ठीक है, जैसा ब्रिटिश कॉलोनीज़ को मिला है, ठीक है। तो भैया इसी दोनों के आधार पर जो है यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास किया जाता है। रिफॉर्म्स में क्या है कि जो इलेक्टिव प्रिंसिपल है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, यानी कि पहली बार इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट है। कैसे हैं? इनडायरेक्ट है। तो वी कैन से दैट द वर्ड इलेक्शन हैज बीन यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, इन द 1909। नाउ अब जो होगा तो भैया जो इलेक्शन होंगे तो अब इनके लिए वोट कौन करेगा, वोटर कौन होंगे? तो भैया जो भी इलेक्शन होंगे वो क्लास और कम्युनिटी के बेस पर होंगे, क्लास और कम्युनिटी के बेस पर होंगे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को दे दिया गया। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि मुस्लिम्स को अब सिर्फ मुस्लिम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। जो सीट रिजर्व्ड है मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर मुस्लिम्स कंटेस्ट करेंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। वोट की फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिस ऑफ इनकम। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दिए गए सेंट्रल काउंसिल में भी और लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है अभी भी इंट्रोड्यूस, मतलब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं की गई। ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी रिटेन की गई, अभी भी रिटेन की गई। नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी अभी भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, यानी कि जब ये एक्ट आया तो इसने भी डिसइल्यूजन कर दिया, इसने भी जो है सेटिस्फाई नहीं किया मॉडरेट्स को, इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया मॉडरेट्स को, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है, गॉट इट, क्लियर ये पार्ट। सेंटर ऑफ प्रोविंसेस में, ठीक है, अब रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, क्वेश्चंस सप्लीमेंट्रीज पूछे जा सकते हैं, सेपरेट आइटम्स पर वोट किया जा सकता है, दो पूरा बजट इज़ नॉट वोटेबल, पूरा बजट इज़ नॉट वोटेबल। और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को अपॉइंट किया जा सकता है। तो भैया सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी जो हैं ये पहले इंडियन थे जो कि अपॉइंट हुए इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909 के एक्ट से, ठीक है, ये चीज़। नाउ इवैल्यूएशन हम देखें, द एक्ट भैया कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम का आंसर नहीं था, सेल्फ गवर्नमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं देंगे, मिंटो ने पहले ही बोल दिया इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंडिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी सूटेबल नहीं है इंडिया के, वो अगेंस्ट थे, वो अगेंस्ट थे। सिर्फ मॉडरेट्स को कंफ्यूज किया गया, सिर्फ मॉडरेट्स को कंफ्यूज किया गया, चेक किया गया नेशनलिज्म की ग्रोथ को, कुछ नहीं भैया। डिवाइड करना था, कर दिया, इट वॉज एन कैरेट, वो भी खराब, ठीक है। मॉडरेट्स को सिर्फ रैली करना था, दैट्स इट, बस एक ही था। इलेक्शन इनडायरेक्ट मैनर में वो भी आया, फिर से नया राउंड ऑफ स्ट्रगल शुरू होता है। अब आती है बारी द रिवॉल्यूशनरीज़ की। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, मैंने क्या कहा आपको, जो भी मिलिटेंट नेशनलिज्म थी, ठीक है, मीन स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो हुआ एक्टिविटीज़, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स रह गए अब करेंगे क्या बेचारे, तो ये उसका प्रोडक्ट है, ये उसका प्रोडक्ट है। ओपन मूवमेंट जैसी बंद हुआ तो जितने भी यंगर नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करें,
अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया हम खुद करेंगे। अपनी पैट्रियोटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी पैट्रियोटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, लीडरशिप तो है नहीं तो क्या करें? स्ट्रगल को एंड तो नहीं कर सकते, है ना? यस, द शो मस्ट गो ऑन। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिविजुअली ही करेंगे। तो मिलिटेंट ट्रेंड एक तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ। मिलिटेंट ट्रेंड ये यहाँ पर डेवलप हुआ। ठीक है, ये जितने भी लीडर्स थे, सेक्रीफाइसेस, सेल्फ सेक्रीफाइसेस इनको बोला गया करने के लिए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तो खैर नहीं बना पाए कुछ ऐसा, लेकिन अब उनकी एनर्जीज को टैप तो करना था, तो कुछ तो करना था, तो ये चीज़ यहाँ पर की गई। ठीक है, ये चीज़। अब रिवॉल्यूशनरी इन्होंने एक्टिविटीज़ ने क्या किया? वो बोले कि यार अब हम कोई वायलेंट मास रेवोल्यूशन तो नहीं ला सकते, लेकिन हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि जितने भी जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट रिप्रेशन, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सप्रेस कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ हम उनका जो है मर्डर कर सकते हैं, उनको असैसिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रशिया में निहिलिस्ट कर रहे हैं, आयरिश नेशनलिस्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन को ये अडॉप्ट करना। जितने भी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनका असैसिनेशन, जितने भी ट्रेटर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, उनका जो है असैसिनेशन। फंड्स रेज करने के लिए डकैतीज करना, ये पार्ट। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। जो भी ब्रिटेन के एनिमीज हैं, यानी कि जो रूलर हैं, उनके हार्ट में टेरर को स्ट्राइक करना, लोगों के मन से डर निकालना, लोगों को जगाना। ठीक है, ये चीज़ पीपल को ये इंस्पायर करना कि भाई पैट्रियोटिज्म भी नाम की कोई चीज़ है। अभी तक हम लोग देखते आए नेशनलिज्म, अब आती है बारी पैट्रियोटिज्म की। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो वर्ड आ गए, नेशनलिज्म भी आ गया और पैट्रियोटिज्म भी आ गया। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ हेयर लाइन है यार। पैट्रियोटिज्म में मीन्स सब कुछ दे देना, अपना जीवन तक दे देना। नेशनलिज्म में ऐसा नहीं है, मीन्स प्राण तक नहीं त्यागना, ये चीज़। ठीक है, पर नेशन के कॉज में करते जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। हमको क्या करना है? ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। लीडरशिप नहीं थी तो इसीलिए इंडिविजुअल लीडर्स ये आ गए। अब वर्ल्ड वॉर 1, इसके 3 फेज हैं इन एक्टिविटीज़ के। ठीक है, एक 1900 से शुरू होता है 1914 तक, 1914 भी नहीं, इसको जो है 1920 तक मान लो। फिर एक 1923 से शुरू होता है 1930 तक। 2 फेज हैं और एक है आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये पार्ट है। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, यानी कि 1914 से पहले जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में होती हैं, 1902 में पहली रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो है ये इस्टेब्लिश की जाती है अंडर ज्ञानेंद्र नाथ बासु, जिस समिति का नाम था अनुशीलन समिति। ठीक है, यस। प्रमोद मित्तर भी जो हैं इसके हैं, जतिन बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष जो कि ब्रदर हैं अरविंदो घोष के, ये लोग मिलकर लाते हैं ना। इनका जो एक्टिविटीज़ था ये सिर्फ फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, इनसिग्निफिकेंट थे 1908 तक। 1908 तक इनसिग्निफिकेंट थे। अनुशीलन जो बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्ता की जो ये समिति थी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक पेपर युगांतर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम ध्यान रखना भैया कि युगांतर जो न्यूज़पेपर है ये एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी न्यूज़पेपर है, और अनुशीलन समिति का ये न्यूज़पेपर है। रासबिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि सीक्रेट सोसाइटीज़ चलाते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में, पंजाब, दिल्ली, यूपी, इन सब में। और अपने ही एक मित्र हेमचंद कानूंगो को भेजते हैं जापान मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। वो वहाँ से बम बनाने की टेक्निक लेकर के आते हैं। क्या? बम बनाने की टेक्निक सीख करके आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हेमचंद कानूंगो की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक बम बनाते समय वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। 1907 में युगांतर ग्रुप मिस्टर फुलर के ऊपर एक अटैक करता है, लाइफ टेकिंग अटैक करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। 1908 का इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है किंग्सफोर्ड मुजफ्फरनगर के जज के ऊपर फेंकते हैं बम, लेकिन उसकी जगह पर 2 लेडीज़ मर जाती हैं। खुदीराम बोस को ट्राई किया जाता है और हैंग कर दिया जाता है।
प्रफुल्ल चाकी वहीं ऑन द स्पॉट अपने आप को मार लेते हैं, गोली मार लेते हैं। नाउ ये था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, और इसी इवेंट के बाद में बंगाल से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो है कर्ब किया जाता है। अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल इनको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में वो लोग जो है रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है, ये पार्ट। नरेंद्र गोसाई जो है इनका ये है ट्रेटर। ठीक है, यस ये है ट्रेटर, इनको बाद में मार दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। नाउ कलकत्ता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था 1908 का बारहा डकौती, जिसको अनुशीलन समिति पुलीन दास के अंडर में जो है ये ऑर्गेनाइज करती है स्वदेशी फंड्स को जो है रेज करने के लिए। और 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग, वाइसरॉय हार्डिंग जब एंटर कर रहे होते हैं इन इज न्यू कैपिटल, तब राज बिहारी बोस एंड सचिन नाथ सान्याल उनके ऊपर फेंकते हैं बम चांदनी चौक रीजन में, और उससे लेडी हार्डिंग की हो जाती है डेथ। लेडी हार्डिंग की हो जाती है डेथ। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म जो है ये स्वदेशी बंगाल का एक लीगेसी है। जितना भी यूथ है उस टाइम पर जिन्होंने ज्वाइन किया था वो उसको लेना, मतलब वो उसको कैरी ऑन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ्लॉ है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से दूर हैं, क्योंकि रिलीजन पर ओवर एम्फेसिस है, रिलीजन पर ओवर एम्फेसिस है उनका कोई भी मासिस में। ठीक है, प्लस मासिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मासिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, नैरो सोशल बेस है, लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। इसीलिए वो स्टेट रिप्रेशन को विस्टैंड नहीं कर पाते। महाराष्ट्र में शुरू होती है 1879 से, जब वासुदेव बलवंत फडके ऑर्गेनाइज करते हैं रामोसी पीजेंट फोर्स। रामोसी मूवमेंट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये चीज़ इमेच्योर परमानेंट प्री मेच्योरली इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। तिलक 1890 से प्रोपोगेट करना शुरू करते हैं अपने पेपर केसरी और मराठा में, जिन पे उनके डिसाइबल चापेकर ब्रदर्स दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड का मर्डर करते हैं इन द ईयर 1897। और फिर उसके बाद सावरकर बंधु मित्र मेला एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर बाद में वीर सावरकर जो है अभिनव भारत सोसाइटी को इस्टेब्लिश करते हैं इन द ईयर 1904। और नासिक इट बिकेम द सेंटर, नासिक इट बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। और 1909 में जैक्सन जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं नासिक के, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है, उनको मार दिया जाता है बाय दी सावरकर ब्रदर्स। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट, ये पार्ट। नेक्स्ट, पंजाब में एक्सट्रीमिज्म जो है, ठीक है, वो इरिगेशन टैक्स, बेगर, लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में ये शुरू होता है, अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल्स। दो प्रोमिनेंट पर्सन हैं, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह जी के अंकल हैं, उनके चाचा जी हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है पंजाबी नाम का एक पेपर है, ये स्टार्ट करते हैं। और अजीत सिंह अंजुमन ए मोहिबसिबान ए वतन, ये लाहौर से अपना जनरल स्टार्ट करते हैं। ये इनकी सोसाइटी है जिसका जनरल का नाम है भारत माता, भारत माता। ठीक है, ये इस चीज़। अजीत सिंह जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बनते हैं अगेंस्ट द एट्रॉसिटीज़ ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद, लालचंद फलक, ये और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं पंजाब के। ठीक है, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक, भाई परमानंद। ठीक है, ये पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड हैं। इंडिया के बाहर श्यामजी कृष्ण वर्मा का प्रोमिनेंट रूल है, जो कि 1905 में शुरू करते हैं एक इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस। ठीक है, ये रेडिकल यूथ को जो इंडिया से आता है उसको स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वहाँ पर एडमिशन देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। और इसका एक न्यूज़पेपर है द सोशियोलॉजिस्ट। ये फैक्ट्स हैं यार, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स में आज सच आ जाते हैं। द सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इंडिया हाउस के मेंबर सावरकर, हरदयाल ये भी मेंबर हैं। और मदन लाल ढींगरा इसके एक जो मेंबर है, जो करजन वाइले का मर्डर करते हैं इन द ईयर 1909। लेकिन जब ये मर्डर होता है तब लंदन में इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के हाउस पर अटैक किया जाता है और इनको भागना पड़ता है वहाँ से। एंड दे वर हैव बीन एक्स्ट्राडिटेड। सावरकर वॉज एक्स्ट्राडिटेड इन 1910 नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें वो जैक्सन का मर्डर करते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, न्यू सेंटर्स इमर्ज होते हैं पेरिस एंड जिनीवा, जहाँ से मैडम बीकाजी कामा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो है डेवलप करती हैं, प्रमोट करती हैं, और फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट के साथ मिल कर के शुरू करती हैं एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है वंदे मातरम।
जिसका नाम है वंदे मातरम। और फिर 1909 के बाद में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं जो अपना बर्लिन से न्यूज़पेपर निकालते हैं जिसका नाम है तलवार। भैया जब 1909 में जो है इंडिया हाउस एंड हो जाता है तब बर्लिन बनता है मेन एक्टिविटी सेंटर। बर्लिन क्या बनता है? द मेन एक्टिविटी सेंटर। तो ये है हमारे 1909 तक के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें। कल हम लोग पढ़ेंगे होम रूल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होगी तो हम लोग होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ उसका रिपरकशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1910 के बाद में लाला हरदयाल, अभी मैंने जो नाम लिया है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करते हैं गदर पार्टी। फिर कोमागाता मारो इंसिडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे कल वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे गांधीयन फेस, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।